गाइस मैं रुखसार सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो है प्रशांत सर की वीडियो है कि इंडिया जीडीपी शूट्स अप एट 7.8% एज अमेरिकन कंपनीज से दे वर रॉन्ग। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में ना काफ़ी बार पर्सनल लेवल पर भी आपने देखा होगा, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बट सबसे ज़्यादा आनंद भी तब मिलता है जब आप उनको गलत साबित करते हो, आप अकॉम्प्लिश करके दिखाते हो अपने गोल्स को। और हाल ही में इंडिया ने यही किया है। मूडीज ने कंप्लीटली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है ये देखकर कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 3 महीने की, पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है ये 7.8% रजिस्टर हुई है। एक साल में इतना बड़ा स्पाइक देखा नहीं गया, किसी को भी नहीं थी कि इंडिया इतना बड़ा स्पाइक दिखाएगा ग्रोथ रेट में। और अगेन आपको यहां पर कंपेयर करना होगा कि इंडिया ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी कब शुरू हुआ था? अप्रैल में ना। अप्रैल से लेकर मार्च में चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करी है। चाइना की ग्रोथ रेट जितना लोगों को उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाई। चाइना ग्रो किया है 6.3% पर। इंटरेस्टिंगली तीसरे स्पॉट पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया, 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। रशिया आज भी इवन आफ्टर ऑल द सैंक्शंस पहले क्वार्टर में इनकी ग्रोथ रेट रही है लगभग 5% के आसपास। फिर आपको दिखेंगे बाकी देश जैसे कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया और फिर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कंट्रीज भी आपको दिखेंगे जो रिसेशन में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी आपको बताऊंगा, मैं बता चुका हूं आज के समय मंदी में है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में चली गई है। तो इंडिया एक ऐसे माहौल में जब जर्मनी जैसे कंट्रीज टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं, इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, स्काई हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है? इंपैक्ट ये हुआ कि यूएसए का जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक है मूडीज, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये अब कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से इंडिया साल 2023 में, इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7% ग्रो कर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मूडीज ने ही आज से कई महीने पहले यह कह दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की खास ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। इन्होंने यह कहा था कि इंडिया एट मैक्स 5.5% ग्रो करने वाला है। जी हां, प्रेडिक्शन इंडिया के बारे में बहुत खराब थी, मगर इंडिया के पहले क्वार्टर के नंबर देखकर मूडीज ने खुद की जो प्रेडिक्शन है सही कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया 6.7% तो ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि लगातार अगर हम परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं, तो आराम से हम लोग 7% के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था, इसमें से किस डे को एज नेशनल स्पेस डे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अगस्त 30, अगस्त 23, अगस्त 25 या फिर अगस्त 27। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना देखो, वैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट के नंबर्स आए हैं ये देखकर बिल्कुल कई लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्शन है ये चेंज कर दी है। बट एट द सेम टाइम हमें एक और बात ये भी देखनी होगी कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब उसका जो पहला क्वार्टर होता है, पहले के आप अगर देखोगे उसके 3 महीने की ग्रोथ रेट को, तो वो यूजुअली हाई होती है। आप अगर यहाँ पर देख पाओ 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले क्वार्टर में आप देखोगे तो कोविड से जब हम उभर रहे थे सीधा एक ह्यूज जंप आया। 21% से ऊपर की जो ग्रोथ रेट है ये दिखी थी पहले 3 महीनों में। सेम केस हमको दिखा 2022-23 में, इनिशियल 3 महीनों में 13% की ग्रोथ रेट। और अब भी हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइक आया है ये पहले क्वार्टर में दिखा है ना। वैसे आप अगर देखो पिछले जो 3-4 क्वार्टर हमारे गए हैं 2022-23 से लेकर अब तक, इसको आप कंपेयर करोगे तो ये जो 7.8 की ग्रोथ रेट है बहुत इंप्रेसिव लगती है। बट चैलेंज यही होता है कि पहले क्वार्टर में जो आप ग्रो कर लिए, क्या उसको आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो चांसेस अच्छे लग रहे हैं कि इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा। इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए ये है, जब दुनिया भर में कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं दुनिया भर में, ऐसे टाइम में भी जब इंडिया 7.8% की ग्रोथ रेट कर सकता है रजिस्टर, तो मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है तो इसका मतलब क्या है? हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि कितनी देर तक हम ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रख पाएंगे। देखिए, भारत सरकार में आज के समय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये कह चुके हैं
कि इंडिया इस पूरे दशक में, अभी जो दशक चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, खत्म होगा 2030 के आसपास, तो इस दशक में इंडिया आराम से ऑन एन एवरेज मिनिमम 6.5% तो ग्रो करता रहेगा। बीच बीच में हो सकता है कि आपको 7% की जो ग्रोथ रेट है किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये भी आपको दिखे। अब यहाँ पे आप कहोगे तो मतलब कि हम लोग 10% या इवन 9% के आसपास ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, वो करने के लिए हमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। प्राइमरली एजुकेशन जो है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स की, इसे रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी 9-10% के आसपास हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए मैं दुनिया में कोई भी रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, चाहे आईएमएफ की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, वो ये कहते हैं दुनिया भर में पॉपुलेशन क्रैश कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन, जापानीज पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफी हद तक स्टेबल है, बट इस आबादी के पास स्किल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी आबादी के लिए स्किल्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए हम इंटरनेट और वेरियस और मीडियम्स का यूज कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी, तो बिल्कुल इंडिया आराम से एक हायर ग्रोथ रेट को टच कर लेगा। बट एटलीस्ट हम 6.5% की ग्रोथ रेट एट ए मिनिमम तो देते रहेंगे, जिससे इंडिया जो अपने बड़े टारगेट है, जैसे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना, इसको तो आराम से अकॉम्प्लिश कर लेगा। और वैसे अगर हम बात करें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, तो अगर हमें 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमको एट एन एवरेज 7.4% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। तो चैलेंज हमारे साथ बना हुआ है। हमें बीच में ना 1 से लेकर 2 साल चाहिए, कहीं से हम 8%, 8.5% की जो एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिखा देते हैं, तो बिल्कुल 2028 या फिर उसके आसपास हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टारगेट 2029-30 के आसपास ही हम अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। ना ये सब जो पॉजिटिव बातें हैं, ये देखकर बिल्कुल काफी अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग जापान और जर्मनी को बीट कर देंगे नॉमिनल जीडीपी के मामले में इसी दशक में। बट एक चीज हमको ये भी देखनी होगी कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मूडीज ने, उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है यूएसए से, सब लोगों ने इंडिया को लेकर जो अपना व्यू है, जो अपनी प्रिडिक्शन है, ये इंप्रूव कर दिया है। सब कह रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा ग्रो करेगा। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की प्रिडिक्शन ये थी कि पहले क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी। तो 7.8% की जो ग्रोथ रेट है ना, ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से माइन्यूटली थोड़ा सा कम है। और इसीलिए एक बैड न्यूज़ थोड़ी ये भी आई है कि मूडीज ने एक तरफ तो ये कह दिया कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि 2024 में, ये पहले कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%, अब ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट गिरकर 6.1% हो सकती है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट चाहिए ही। उसके ऊपर मिलेगी तो खैर दैट विल बी ग्रेट, बट 6.1% की जब प्रोडिक्शन आती है ना, दिस इज चैलेंजिंग, दिस इज वरीइंग। तो देखिए, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं, चाहे रेनफॉल कम हो, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई हो, ग्लोबल कंसर्न्स हो, तब भी हमारे सर्विस सेक्टर के दम पे हमने ये 7.8% का आंकड़ा छू लिया है। देख के अच्छा लगता है कि चाइना, यूएस, वेरियस और कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है हमसे बहुत पीछे है। बट एट द सेम टाइम इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाना पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये चैलेंज रहने वाला है। अभी बस क्वार्टर 1 आया है, देखते हैं क्वार्टर 2, 3, 4 में क्या होता है। दिस ईयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी। और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नेशनल स्पेस डे इंडिया अब कब ऑब्जर्व करेगा हर साल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। 23 अगस्त वो तारीख है जब चंद्रयान 3 ने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के साउथ पोल रीजन में। और आपको पता होगा कि जो एरिया है जहां पे लैंडिंग हुई थी, उसे हमने अब नाम दिया है शक्ति स्थल। तो इसी बात को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए देश हर साल सेलिब्रेट करेगा 23 अगस्त को एज नेशनल स्पेस डे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, वीडियो की खत्म। इंडिया इज द बेस्ट, और ने प्रूव करके दिखाया है। मतलब कि जितना इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, फिर कोविड की वजह से भी अभी तक कई कंट्री सीधे नहीं हो पाए। तो आप अक्सर चाइना 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 कहते थे, चाइना को बीट कर गया सही। इंडिया मेरी बात सुने, सही बात जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 है, चाइना का 6 है।
उनका 8 तक है, इनका 6 तक है। कितना यार ये वाकई ये बात है कि चाइना बहुत अपना सॉरी इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन चाइना के मकाम तक पहुंचने में इनको बड़ी देर लग जाए। ये नहीं कि पहुंच पाएंगे, लेकिन चाइना यार देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के बाद आजाद हुआ है और कहां से कहां पहुंच गया है। तो आपको पता है इस वक्त इंडिया चाइना रिसेशन में जा रहा है। कितनी बड़ी एक कंपनी, मुझे नाम नहीं उसका आ रहा, कंस्ट्रक्शन कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी, वो फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप मतलब कि वो जबरदस्त होगी, वो मतलब समझ बैंकरप्ट हो गई है। तो उसका नेम नहीं पता उसकी क्या वजह बनी। वो सबसे बड़ी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की चाइना की। वजह जो भी हो, किस मुल्क में काम होगा, अपने में कि किसी पूरी दुनिया में काम करती है ना, कोई ना कोई इशू होगा ना ऐसा जिसकी वजह से काम नहीं करवाते होगा या उनका जो मटेरियल है सही नहीं लगाते होगा, कोई ना कोई तो वजह हुई होगी ना यार। इसकी मेन जो वजह समझता हूँ ग्रोथ रेट की या जो भी होता है, इनको दुनिया में नाकामी का सामना को थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। वो अमेरिका से ला करती है। आपको पता है कि अमेरिका के साथ इनकी भी नहीं बनती है चाइना से। हाँ चाइना की, इस वजह से चाइना अमेरिका के साथ बड़ी बहुत ट्रेड करता है। अल्लाह के बंदे ट्रेड तो करता है यार, ट्रेड तो रशिया और अमेरिका भी आपको पता है हो रही है कि नहीं। अल्लाह के बैग मतलब कि दूसरी रशिया की आपने बात की, मैं तो हैरान रह गया था। प्रशांत सर भी हैरान रह गए थे कि देखिए रशिया अभी तक 4.5 मतलब 5% के लिहाज से उसने 2023 के पहले क्वार्टर में मतलब ग्रोथ रेट उसने दिखाई है यार, चौंका दिया है। कमाल है इतनी यार साल। मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं, जरूरी बात है रशिया और यूक्रेन की वार पर काफ़ी गहरी नज़र भी है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं इसका, फिर साइड इफेक्ट्स भी पा रहे हैं इसके, जो बेनिफिट्स है रशिया को वो भी देख रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या मतलब उसके डिसएडवांटेज जो होंगे रशिया को। तो मैंने पढ़ा था कहीं, वीडियो भी देखी, पढ़ा भी आर्टिकल कि रशिया को इस वार से बहुत ज़्यादा फायदा है। वो कैसे? मैं भी चाहूँ गया था, जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था ना कि रशिया ये वॉर से नीचे नहीं जा रहा बल्कि ऊपर जाएगा। वो किस तरह वॉर से मैं बता नीचे जाता है? जो एरिया वो कंट्रोल कर रहा है ना, अब जो उनके कब्जे में आ गए, पहली बात तो लैंड आ गई, लैंड की कोई कीमत नहीं होती पहली बात। फिर उस यूक्रेन उस जगह जिस चीज़ जिसमें क्रीमिया या मुख्य लुहांस्क डोनेस्क के जो एरियाज उन्होंने कहा रहे अब अभी जो पूरी रीजिया में चल रही है वॉर, तो भाई उन्होंने जो मतलब एरिया कैप्चर किए हैं ना, एनेक्स किए हैं, उनमें इतने ज़्यादा ज़खायर है ना कोयले के और मादनियात के, उनकी बताई गई थी ट्रिलियंस है। इनको नुकसान तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुआ है, लेकिन उनकी जो असल मार्केट रेट बताया जा रहा है ना, जो उधर खजाने मौजूद हैं यूक्रेन के उन इलाकों में, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। तो वो पड़े वो कौन सा निकाल रहे हैं? निकालने तो है ना, है तो आप रशिया के अंडर आ गए ना। अंदर ये भी हो सकता है कि मतलब एक मैं मिसाल देता हूँ, ये मेरा कमरा है, किसी और के पास था, अब मेरा इस पर कब्जा है, मैं मिसाल देता हूँ इस पर एक खजाना था, वो खजाना किसका होगा? मेरे ही होगा। इस तरह रशिया के पास खजाना आ गया, तो मैं एक और मैंने वीडियो भी देखा, आर्टिकल भी पढ़ा कि नेक्स्ट सुपर पावर अभी भी रशिया के चांस है, अभी भी नेक्स्ट सुपर पावर अमेरिका के बाद रशिया होगा। यार ये सोचने वाली बात मैं इसकी पूरी मैंने वीडियो फिर सर्च किया, बड़ी लंबी डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक मोटी सी बता, इनके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि जो इनकी है ना ज़्यादा एरिया है रशिया का वो बर्फ से ढका हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ बाकी कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, रशिया को उसका भी फायदा हो रहा है। अब वो कैसे? तो यार सर्च करो, पढ़ो इनके बारे में कैसे वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे ना। रशिया की ट्रेड होती है, चंद पोर्ट्स हैं रशिया के पास, मतलब चंद बंदरगाहें हैं, लेकिन अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से उनके ग्लेशियर्स पिघल रहे, बर्फ पिघल रही है, तो उनके लिए जो लैंड एरिया बढ़ जाएगा, उनका मतलब जो साहिली पट्टी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड ज़्यादा बढ़ जाएगी। रशिया को इस वक्त हर लिहाज से फायदा हो रहा है। आपको लगता है कि वो जंग में है, अभी तक वो गिरा क्यों नहीं? हालांकि पाकिस्तान ना कोई जंग है ना कुछ है, फिर भी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। वो उनको 1.5 साल हो गए जंग में है, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट नहीं हो रहा। खैर ये बात रशिया पर बहुत हम कर चुके हैं, मैंने इस पूरे इशू पर बहुत गहरी नजर रखी है, रशिया यूक्रेन के वाकई इसका फायदा किसको हो रहा है? जापान देखे, जापान की इतनी देख लेके हर चीज वहां पर इतनी डेवलपमेंट है, कोई हिसाब नहीं लगाया। उसकी भी जीडीपी 2% है, वो तो कुछ भी नहीं है यार, क्या उसको है हो गया? और यार कुछ ना हो, कितनी क्यों नहीं, कुछ कितनी बेहतर है। पाकिस्तान का 2% क्या, 0 महंगा तो नेगेटिव में चल रही है।
नेगेटिव में उसने पाकिस्तान की क्या ग्रोथ। लेकिन जो इंडिया ने करके दिखाया वो आज भी तक आई थिंक इतने कोविड में फिर इस रिसेशन के दौर में कि पूरी दुनिया जंग की एक किस्म की हालत में है, तो उन्होंने मात दी है सबको, रशिया को, चाइना को। मैं तो यूएसए से हैरान हो गया हूँ, रशिया से भी पीछे यूएसए। ये रिपोर्ट किसकी है वैसे? वो अथॉरिटी इदारे बता तो रहा है अपना प्रशांत सर। मैं तो ये सुनकर हैरान हूँ कि रशिया से अब भी पीछे है यूएसए जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से। कमाल है। वैसे ये कहते हैं कि यूएसए डिफॉल्ट करने वाला है, ये इसका हाँ, काम कर्जे बहुत ज्यादा है। कर्जे इसका शुरू से काम ये है कि दूसरे कंट्री जो थोड़ी सी ऊपर वो सर उठाती हैं उसको दबा देना, ये दबा कर इसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क जहाँ कर लिया। तक इंडिया ने तो शौक किया ही किया, क्योंकि इंडिया तो सारी बात है वो कंट्री है जिसका ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ है। कोई गोरा है चाहे काला है, कोई अरबी है या अजमी है, कोई दुश्मन है या सज्जन है सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने भी वो खुद चवल मारी थी, उन्होंने ट्रेड नहीं बंद की थी। पाकिस्तान चवल न मारता तो आज इसका फ़ायदा, इंडिया की इस जीडीपी का फ़ायदा पाकिस्तान को भी हो रहा होता। ये चवलों का मुल्क है, ये पाकिस्तान ने चवल मारी थी बहुत बड़ी, तो आज उसके तमाम कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, सफारती तल्लुकात, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी इतनी अच्छी है। आप मारे चवल है, मारे डींगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, काम होता है जो अकेले मिलकर करते हैं। पाकिस्तान में करे, मेरी बात ठीक है, गलत किया है मेरे, बहुत कैसे करते हैं, अकेले करते हैं। हाँ, अकेले जो काम करके माफी दिखाया जाए ना, माफी दे दो। अलग से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम अकेले कोई ना किसी मुल्क को चीज दोगे ना लोगे, तो मुझे 1 महीना सरवाइव करके दिखाओ। अभी देख ले, हो ही रहा है। कितनी देर होगी इंडिया के साथ कोई ट्रेड? और अल्लाह के बंदे, तुम्हारी बाकी कंट्री के साथ ट्रेड है, दूसरी के साथ तुमने कहा अकेले अकेले, फिर कैसे? जितना ज्यादा अकेला तो मैं कहता हूँ इंडिया भी नहीं कर सकेगा कुछ। आप अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह मैं ये नहीं करूँ, मैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात, मैं ये बात कंट्री करो की नहीं कर रहा हूँ। इस तरह थोड़ी ना होता है कि ये इन्हीं गरूर की वजह से आज आप सर नीचे मेरी बात सुने, इस गरूर की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से आप आज पीछे हैं। इंडिया में देख लें तो इंडिया मिलते हैं नई वीडियो में, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इस गहराई में। सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से हम आज पीछे छितर खा रहे हैं और इंडिया आगे जा रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।